तामीर नौ के तहत अफसाना निगार मोरी उगाई जापान। बारिश थम चुकी थी जब काउंसलर वाटानाबे काबू की प्ले हाउस के सामने ट्राम से उतरा। सड़कों पर पानी के गड्ढों से बचता हुआ वो तेजी से कोबिके जिले की तरफ बढ़ा, जहां महकमा मवासिलात का दफ्तर था। नहर के किनारे चलते हुए उसे याद आया कि इस इलाके में कहीं एक रेस्टोरेंट था जिसका साइन बोर्ड उसने कभी किसी मोड़ पर देखा था। शाम के वक्त सड़कें सुनसान थीं। कुछ ही देर में वो कुछ मगरिबी लिबास में मलबूस अफराद के करीब से गुजरा जो पुरजोश बातें करते हुए शायद अपने दफ्तरों से निकले थे। फिर एक लड़की जिसने रिवायती केमेनू और कंधे पर लटकता दुपट्टा पहना था तेजी से उसके करीब से गुजरी। टकराने से बाल बाल बचते हुए वाटाना ने सोचा कि शायद वो किसी करीब के चायखाने की मुलाजिमा हो। आगे बढ़ते हुए एक रक्षा उसके पीछे से गुजरा जिसका ढकना खुला था। बिल आखिर उसे एक छोटा सा साइन बोर्ड नजर आया जिस पर मगरिबी अंदाज में लिखा था सेवाकिन होटल। इमारत का सामने वाला हिस्सा जो नहर के किनारे था लकड़ियों और बांस के आरजी ढांचों से घिरा हुआ था, गोया तामीराती काम जारी था। दाखिली दरवाजा एक तंग गली में खुलता था। बाहर दो तिरछी सीढ़ियां एक उल्टे मुसल्लस की शक्ल बनाती थी जिनके ऊपरी सिरे पर शीशे के दरवाजे थे। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद वाटानाबे दाखिले के निशान वाले बाएं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक लंबी सुनसान राहदारी थी। दरवाजे के पास जूतों की सफाई के लिए कपड़ों का ढेर और एक मगरिबी तर्ज का डोरमेट रखा था। वाटानाबे के जूते कीचड़ से गंदे थे। उसने दोनों सहूलियात से फायदा उठाया। लगता था कि इस रेस्टोरेंट में मगरिबी रिवायत के मुताबिक जूते पहनकर अंदर जाना मामूल की बात है। राहदारी में जिंदगी के आसार न थे, लेकिन दूर से हथौड़ों और लकड़ी काटने की आवाजें गूंज रही थीं। वाटानाबे ने सोचा कि इमारत जेर तामीर है। वो कुछ देर रुका, लेकिन जब कोई इस्तकबाल के लिए न आया तो वो राहदारी के आखिर तक चला गया। वहां ठिठक कर रुका क्योंकि उसे समझ न आया कि अब किस तरफ मुड़ना है। अचानक उसने देखा कि एक शख्स दीवार के पास रुमाल हाथ में लिए झुका हुआ कुछ कर रहा है। वाटानाबे उसके करीब गया। मैंने कल फोन करके एक टेबल बुक किया था, उसने कहा। वो शख्स फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी हाँ जनाब, 2 अफराद के लिए। ठीक है, दूसरी मंजिल पर है। बराए करम मेरे साथ तशरीफ लाए। वाटानाबे वेटर के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि वेटर ने उसे कितनी तेजी से पहचान लिया। शायद तामीराती काम की वजह से यहाँ गाहक कम आते हैं। सीढ़ियों पर हथौड़ों की आवाजें और तेज हो गई। यहाँ काफी शोर है, वाटानाबे ने वेटर से कहा। नहीं जनाब, 5 बजे मजदूर चले जाएंगे। खाने के वक्त आपको कोई तकलीफ ना होगी, वेटर ने यकीन दिलाया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही वेटर ने बाईं तरफ का दरवाजा खोला। ये एक बड़ा कमरा था जिसकी खिड़की से नहर का मंजर साफ दिखाई देता था। 2 अफराद के लिए कमरा बहुत बड़ा लग रहा था। वहां 3 गोल मेज, कई कुर्सियां, एक बड़ा सोफा और खिड़की के नीचे एक गमले में 3 फुट बुलंद बेल थी जिसके पास अंगूरों वाला एक बोना पौधा भी रखा था। वेटर ने एक और दरवाजा खोलते हुए कहा, जनाब ये आपका खाने का कमरा है। वाटानाबे अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटा खूबसूरती से सजा कमरा था जिसके बीच में एक मेज पर 2 गिलाफ चढ़े थे और दरमियान में अजालिया के फूलों की टोकरी सजी थी। मुतमईन होकर वाटानाबे बड़े कमरे में वापस आया। वेटर चला गया और वो तन्हा रह गया। अचानक तामीराती आवाजें बंद हो गईं। उसने घड़ी देखी, ठीक 5 बजे थे। उसके तयशुदा वक्त में भी आधा घंटा बाकी था। उसने मेज पर पड़े बॉक्स से एक सिगार निकाला, उसका सिरा काटा और जला दिया। अजीब बात थी कि वो इस मुलाकात के बारे में बिल्कुल बेफिक्र था। उसे इस बात की कोई परवाह ना थी कि फूलों की टोकरी के पीछे कौन सा चेहरा होगा। उसकी ये सर्द मेहरी उसे खुद हैरान कर रही थी। सिगार का कच लेते हुए वो खिड़की के पास गया और उसे खोला। नीचे नहर का पानी साकित था और उसके पार लकड़ी के मकानात की एक कतार थी जैसे खुफिया मुलाकातों के लिए बनाए गए हों। एक औरत अपनी पीठ पर बच्चा बांधे टहल रही थी। उसके अलावा कोई नजर न आता था। दूर सुर्ख ईंटों की एक इमारत जो बहरी अजायब घर थी उसकी तवज्जो खींच रही थी। वाटानाबे सोफे पर बैठ गया और कमरे का जायजा लेने लगा। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी थीं जो बज़ाहिर कमरे को सजाने के लिए थीं, लेकिन वो फीकी और बीमार सी लगती थीं। एक तस्वीर में रात को गाने वाले परिंदों के साथ बेरी का पेड़ था, दूसरी में परियों की दुनिया और तीसरी में एक बड़ा उकाब। ये चीनी या जापानी तर्ज की छोटी तस्वीरें ऊंची दीवारों पर अजीब सी लग रही थीं। दरवाजे के ऊपर एक फ्रेम में बोध मतन लिखा था जो शायद फनून लतीफ़ा की अलामत था। कुछ देर वो सिगार पीता रहा, अपनी सेहत के एहसास से लुत्फ अंदोज होता रहा। अचानक राहदारी से आवाजें आईं और दरवाजा खुला। वो वही थी
उसने मोतियों से सजी तिंकों की एन मेरी टोपी पहनी हुई थी, सुरमई कोट के नीचे सफेद कढ़ाई वाला ब्लाउज और सुरमई स्कर्ट। दाएं हाथ में छोटी छतरी थी। वाटानाबे ने मुस्कुराहट दबाई, सिगार एस्ट्रे में फेंका और उठ खड़ा हुआ। जर्मन खातून ने अपना नकाब हटाया, वेटर की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ा था, फिर वाटानाबे की तरफ नजरें मोड़ी। उसकी भूरी आंखें गहरी और बड़ी थीं, वही आंखें जिनमें वो बरसों पहले बर्लिन में गोते लगाया करता था, लेकिन अब वो उन दिनों के साए भूल चुका था। मुझे अफसोस है कि आपको इंतजार करना पड़ा, उसने जल्दी से जर्मन में कहा। उसने छतरी बाएं हाथ में ली और दाएं हाथ की दस्ताने वाली उंगलियां मुश्किल से आगे बढ़ाई। वाटानाबे ने शाइस्तगी से उसका हाथ थामा, सोचते हुए कि ये सब वेटर के लिए है, जब खाना तैयार हो जाए तो बता दें, उसने वेटर से कहा। वेटर झुककर बाहर चला गया। आपको देखकर बहुत खुशी हुई, उसने जर्मन में कहा। खातून ने बेफिक्री से छतरी कुर्सी पर फेंकी और थकन भरी आह के साथ सोफे पर बैठ गई। कोहनियां मेज पर रखकर वो वाटानाबे को देखने लगी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। यहाँ बड़ी खामोशी है ना, उसने कहा। ये जगह तामीर नौ के तहत है, वाटानाबे ने जवाब दिया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ खौफनाक शोर था। ओह, ये सन्नाटा इसकी वजाहत करता है। ये जगह एक अजीब सी बेचैनी देती है। मैं कोई पुरसुकून तबीयत की औरत नहीं हूँ। आप जापान कब आई? परसों। कल मैंने आपको गिंजा में सड़क पर देखा। और आप यहाँ क्यों आई? तुम जानते हो मैं पिछले साल से व्लादिवोस्तोक में हूँ। लगता है आप वहाँ किसी होटल या इस तरह की जगह पर गाती होंगी। हाँ, जाहिर है आप अकेले नहीं होंगी, किसी कंपनी के साथ। नहीं, कंपनी के साथ नहीं, लेकिन अकेली भी नहीं। मैं एक आदमी के साथ हूँ, तुम उसे जानते हो। वो एक लम्हे को हिचकिचाई। मैं कोसेंस्की के साथ हूँ। ओह, वो खंबा, वाटानाबे ने हंसते हुए कहा। तो अब आपको कोसिंस्काया कहते होंगे। बेवकूफ न बनो, उसने हंसकर कहा। मैं गाती हूँ और कोसेंस्की मेरा साथ देता है, सिर्फ यही। तुम्हारा मतलब हम एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं? हाँ, कभी कभार। ये हैरानकुन है, वो आपके साथ टोक्यो में है? हाँ, हम इको को सन होटल में रुके हैं। लेकिन वो आपको अकेले बाहर आने देता है? प्यारे दोस्त, मैंने सिर्फ उसे गाने के लिए रखा है, वो हंसकर बोली। वाटानाबे ने सोचा अगर वो पियानो पर साथ देता है तो दूसरे मामलात में भी देता होगा। मैंने उसे बताया कि मैंने आपको गिंजा में देखा। उसने कहा वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। मैं इस खुशी से खुद को महरूम रखना चाहता हूँ। वाटानाबे ने मुस्कुराते हुए कहा। फिक्र ना करो, उसे पैसों की कमी नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ ज्यादा दिन रहा तो शायद जल्द जरूरतमंद बन जाए। वाटानाबे ने तंजिया कहा। आगे कहाँ जाने का इरादा है? अमेरिका। सब कहते हैं कि जापान ना उम्मीद है, यहाँ काम मिलना मुश्किल है। बिल्कुल दुरुस्त। अमेरिका रूस के बाद बेहतरीन जगह है। जापान अब भी पसमानदा है, ज़ेरे तामीर है। खुदाया, वो हंसी। अगर तुम मोहतात ना रहे तो मैं अमेरिका जाकर कहूंगी कि एक जापानी अफसर ने माना कि उसका मुल्क पसमानदा है। हाँ, मैं सरकारी अफसर हूँ और बहुत शरीफ भी, है ना? हैरत अंगेज तौर पर। आज रात एक इस्तिस्ना है, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। उसने अपने दस्ताने खोले और अपना सफेद खूबसूरत हाथ वाटानाबे की तरफ बढ़ाया। वाटानाबे ने उसे मजबूती से थामा, लेकिन उसकी ठंडक पर हैरान रह गया। वो उसकी तरफ देखने लगी। उसकी भूरी आंखें और गहरी हो गई। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें चूमूं? उसने बेसाख्ता पूछा। वाटानाबे के चेहरे पर कराहत झलकी। हम जापान में हैं, उसने आहिस्ता से कहा। उसी लम्हे दरवाजा बगैर दस्तक खुला और वेटर नमूदार हुआ। साहब, रात का खाना पेश है। हम जापान में हैं, वाटानाबे ने दोहराया। वो उठा और खातून को छोटे कमरे में ले गया। वेटर ने ओवर हेडलाइट्स ऑन कर दी। खातून वाटानाबे के सामने बैठी और कमरे का जायजा लिया। हमें अलग कमरा दिया गया, वो हंसी। कितना रोमानवी है, ये महज इत्तेफाक है, वाटानाबे ने सुकून से कहा। 3 वेटर खिदमत में मसरूफ थे। एक ने शेरी डाली, दूसरे ने खरबूजे के टुकड़े पेश किए और तीसरे ने कई चीजें लाकर शोर मचाया। ये वेटर काफी शोर कर रहे हैं, वाटानाबे ने कहा। हाँ, और अनाड़ी भी हैं, खातून ने खरबूजा खाते हुए कहा। मेरे होटल में भी ऐसे ही हैं। उम्मीद है आपको और कोसेंस्की को उनके बगैर दस्तक अंदर आने पर गुस्सा आता होगा। तुम गलत समझ रहे हो, वो हंसी। वैसे खरबूजा अच्छा है। अमेरिका में आपको हर सुबह खाने के ढेर मिलेंगे। बातचीत हल्की फुल्की चलती रही। वेटर फ्रूट सलाद और शैंपियन लेकर आए। तुम्हें हसद नहीं होता जरा सा भी? खातून ने अचानक पूछा। वो खाना खाते और गपशप करते रहे। खातून को बर्लिन के वो दिन याद आ रहे थे जब वो थिएटर के बाद छोटे रेस्टोरेंट में इसी तरह आमने सामने बैठते थे। कभी झगड़ते,
لیکن آخر میں صلح کر لیتے۔ وہ مذاق کا رنگ دیتی تھی لیکن اس کی آواز میں سنجیدگی اور شرمندگی جھلکتی تھی۔ واٹانابے نے اپنا شیمپین گلاس پھولوں کے اوپر اٹھایا اور کہا، کوسینسکی زندہ باد۔ خاتون نے خاموشی سے گلاس اٹھایا۔ اس کے چہرے پر منجمد مسکراہٹ تھی لیکن میز کے نیچے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ رات 8:30 بجے ایک کالی کار سمندر کے کنارے والی سڑک پر آہستہ چل رہی تھی۔ سمندر کی لہروں میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ پچھلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا